पिछले वीडियो में हमने व्हाट इज सॉइल, मिट्टी किसे कहते हैं, पढ़े थे। आज की वीडियो में पढ़ना है सॉइल क्लासिफिकेशन या मिट्टी का वर्गीकरण। तो भारत में अगर कहें तो मिट्टी का जो वर्गीकरण है मुख्यतः 6 भागों में किया गया है, यानी कि सॉइल इज क्लासिफिकेशन इनटू 6 पार्ट्स। तो भारत में कौन कौन सी 6 प्रकार की मिट्टियां हैं? एलुवियल सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स, फॉरेस्ट सॉइल्स, रेड एंड येलो सॉइल्स, लैटेराइट सॉइल्स और एरिड सॉइल्स। यानी कि जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, वन मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी और मरुस्थली मिट्टी। 6 भाग हैं। इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ना है। तो इन 6 के नाम याद रखना है। एलुवियल, ब्लैक, फॉरेस्ट, इसको आप समझिएगा फॉरेस्ट भी हो सकता है और हिल्स पर्वतीय भी हो सकता है, ठीक है ना। रेड एंड येलो है, पिछले पेपर्स में इसी में डिफरेंट पूछा था, रेड और येलो में डिफरेंट बता दीजिए, तो आगे पढ़ाएंगे। लैटेराइट सॉइल्स और एड्स यानी कि मरुस्थली मिट्टी। तो एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पर जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल्स, इसमें जानना क्या क्या है, कैसे निर्मित होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसकी क्या खासियत है, यानी कि कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और क्या क्या फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। सभी मिट्टी में इतनी चीज जानना है। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है। यानी एलुवियल सॉइल्स इज फॉर्मेड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट ब्रॉट बाय रिवर्स। यानी कि जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है वो मुख्यतः नदियों के द्वारा, जो नदियां हैं वो अपने साथ जो कटान करके मिट्टी, धूलकण और अन्य प्रकार के अवसादों को लेके जाती हैं और बाढ़ के बाद जो उसे छोड़कर निक्षेपित करके आगे बढ़ती हैं, तो उसी से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो दूसरी भाषा में कहें कि नदियों के फ्लड, यानी जो रिवर्स द्वारा फ्लड लाया जाता है, बाढ़ लाया जाता है, उस बाढ़ के फलस्वरूप इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस मिट्टी की बात करें तो यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र, आपको 9th में पढ़ाया गया था 2nd चैप्टर पे, और 3rd चैप्टर भी इसी का था। तो 2nd चैप्टर में हमने बताया था कि हिमालय से जितनी नदियां निकलती हैं उनको मुख्यतः 3 सिस्टम में बांटते हैं। जितनी रिवर हैं उनको 3 सिस्टम या 3 तंत्र में बांटते हैं। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। यानी सिंधु के साथ इसकी सहायक रिवर्स जितनी हैं नदियां हैं, सिंधु के साथ सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम। गंगा के साथ इसकी जितनी सहायक नदियां हैं, गंगा के बाद गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, ताप्ती आदि, और ब्रह्मपुत्र और इसकी जो सहायक नदियां हैं। तो ये 9th में आप पढ़ चुके थे कि हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उनको हम 3 तंत्र या 3 सिस्टम में बांटते हैं। उसमें पहला सिस्टम है सिंधु सिस्टम, दूसरा है दगंगा सिस्टम, 3rd है ब्रह्मपुत्र सिस्टम। तो जो इस मिट्टी की बात करें, एलुवियल सॉइल्स या जलोढ़ मिट्टी है, मुख्यतः अगर कहें तो हिमालय से निकलने वाली 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती है। यानी इन नदियों द्वारा जो अवसाद लाया गया उसी के जमाव से इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो दीज हैव बीन डिपोजिट्स बाय 3 इम्पोर्टेंट हिमालय रिवर सिस्टम, द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यानी कि भारत को अगर कहें तो कर्क रेखा से डिवाइड कर देते हैं। नीचे का भाग दक्षिणी भाग कहलाता है और ऊपर का भाग उत्तरी भाग कहलाता है। तो जितना उत्तरी मैदान है, जिसे हम 9th में आप पढ़ चुके हैं, 6 भाग में डिवाइड किया गया था। एक था उत्तर का विशाल मैदान, यानी कि जो नॉर्थ प्लेन आप पढ़े थे उसी की बात हो रही है। तो जो उत्तर का मैदान या नॉर्थ प्लेन क्षेत्र है वह मुख्यतः किससे बना है? जलोढ़ मिट्टी से। आपसे पूछा जाए कि कहाँ है, कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर मैदान, अभी स्टेट हम आपको मानचित्र दिखाकर बता देंगे किस किस स्टेट पे है। तो इसमें अगर कहें कि द
entire northern plain is made up of alluvial soils। यानी जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो मुख्यतः किससे बना है? एलुवियल सॉइल से बना हुआ है या जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इसके अलावा भी जो भारत का पूर्वी तटीय मैदान है, यानी कि जो ईस्ट का कोस्टल एरिया है, ईस्टर्न कोस्टल जो मैदान है, प्लेन है, वह भी किससे बना हुआ है? एलुवियल सॉइल से, जलोढ़ मिट्टी से बना है। तो इसमें देखेंगे पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है उससे निर्मित है। यानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज स्पेशली फॉर्मेड फ्रॉम द डेल्टा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स। यानी इन नदियों के द्वारा जो पूर्वी कोस्टल पर प्लेन तैयार किया जाता है वह भी एलुवियल सॉइल से निर्मित होता है। इस मिट्टी की बात करें तो यह बहुत उपजाऊ होती है। यानी कि एलुवियल सॉइल्स एज ए होल आर वेरी फर्टाइल। यानी एक प्रकार से एलुवियल सॉइल जो होती है वो मुख्यतः जो है होल आर वेरी फर्टाइल, यानी कि बहुत अधिक उपजाऊ होती है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? पोटास, फास्फोरस, चूना की मात्रा अधिक होती है। यानी इट हैज ए हाई कंटेंट ऑफ पोटास, फास्फोरस एंड लाइम। इस मिट्टी में क्या क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं? तो यह मिट्टी गन्ना, चावल, गेहूं, अन्य अनाज और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। यानी कि इट इज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ शुगर कैन, राइस, wheats, other cereal और pulses crop, यानी कि pulses crop है दलहनी फसलें आदि के प्रोडक्शन के लिए ये क्या होती है? सुटेबल होती है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ गया। तो ये है आपकी जलोढ़ मिट्टी। अब इस जलोढ़ मिट्टी को भी हम आयु के आधार पर इसे हम दो भाग में बांटते हैं। आपसे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू देयर एज एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड, यानी एज के अकॉर्डिंग हम अगर एलुवियल सॉइल को क्लासिफाइड करें तो इसे हम दो भाग में बांटते हैं। एक सीधे से है ओल्ड एलुवियल और दूसरी कर दें न्यू एलुवियल्स। तो आपको जानना है कि जो हमारी ओल्ड एलुवियल्स होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, उसे हम बांगर कहते हैं, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम खादर कहते हैं। कैसे याद रखेंगे? जहां तक नदी का फ्लड, बाढ़ करंट में आया हो, वर्तमान समय में आया हो, वह क्या हो गई? वहां एक नई मिट्टी की लेयर पड़ गई। जब मिट्टी की एक नई लेयर पड़ गई तो वो क्या हो गई? न्यू एलुवियल सॉइल हो गई, यानी उसे हम खादर मिट्टी कहेंगे। बांगर मिट्टी क्या होती है कि जहां पर बाढ़ पहले आई थी लेकिन 15, 20, 25, 30 वर्षों से उस स्थान तक बाढ़ नहीं पहुंची है, वो पूरी मिट्टी क्या हो गई? वो पूरी पुरानी जलोढ़ या ओल्ड एलुवियल सॉइल्स हो गई, और उसे हम क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी कहते हैं। इस जो न्यू एलुवियल्स है, इसके मिट्टी के जो कण हैं वो बहुत छोटे होते हैं या महीन होते हैं। ठीक है ना। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरी है ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी, यानी ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी की बात करें तो यह भी एक परिपक्व मिट्टी है, यानी परिपक्व का मतलब है मैच्योर। ठीक है ना, ब्लैक सॉइल इज ए मैच्योर सॉइल। तो एक प्रकार की परिपक्व मिट्टी है। और ये पाई कहाँ जाती है? यह मिट्टी मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, यानी आपको बताया भारत को कर्क रेखा से डिवाइड करते हैं, तो ऊपर का उत्तरी भाग, नीचे का दक्षिणी। तो दक्षिणी प्रायद्वीप पठार में एक लावा क्षेत्र है, जिसे 9th में हमने 9th के उसी चैप्टर पर आपके दक्कन ट्रैप पढ़ाया गया था। ठीक है ना, जो आप जब आप पेंसुलर प्लेटो पढ़ रहे थे तो उस पेंसुलर प्लेटो में दक्कन ट्रैप पढ़ाया गया था। तो उस दक्कन ट्रैप क्षेत्र की बात करें तो वहीं पर यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, पहले इसको देख लीजिए। तो फाउंड मेनली इन द लावा रीजन दक्कन ट्रैप
ऑफ द साउथर्न पेंसुलर प्लेटो, यानी जो साउथर्न पेंसुलर प्लेटो था, जो दक्षिणी पठारीय भाग था, उसमें दक्कन ट्रैप में यह मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण कैसे होगा? इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के विघटन के फलस्वरूप, यानी प्राचीन काल में उस भूभाग पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और उस लावे के विघटन के फलस्वरूप इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो दिस सॉइल फॉर्मेट एज ए रिजल्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लावा इमिटेड फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है ना? दिस सॉइल फॉर्मेट एज ए रिजल्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लावा इमिटेड फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन, यानी कि जो यहाँ पर अगर बात करें कि जो ज्वालामुखी ज्वालामुखी था, उसके विस्फोट से जो लावा निकला था, उस लावा के विघटन से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी बहुत महीन कणों से बनी होती है, यानी द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइनली मटेरियल, यानी फाइन मटेरियल, बहुत छोटे कणों से यह मिट्टी तैयार होती है या बनी होती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है, यानी कि दे आर वेल नो फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चराइज, यानी जो मॉइस्चराइजिंग है, जो नमी है, उसको धारण करने की कैपेसिटी इस मिट्टी में अधिक होती है। इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं या इन तत्वों से परिपूर्ण होती है, यानी कि इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम। यह सभी पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। यह मिट्टी महाराष्ट्र आप जानते हैं, सौराष्ट्र यानी गुजरात का एक छोटा सा भाग है, मालवा मध्य प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट आता है, मालवा का पठार है, तो मालवा गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों में आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के थोड़े से भाग पर पहुंचता है, तो मुख्यतः कहाँ है ये? महाराष्ट्र में है। इसके अलावा ये थोड़ा सा भाग सौराष्ट्र में, थोड़ा पार्ट मालवा मध्य प्रदेश में, थोड़ा पार्ट छत्तीसगढ़ के पठार में यह पाया जाता है। तो दे कवर ऑफ प्लेटोज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इस मिट्टी को या काली मिट्टी को रेंगर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो दे आर आल्सो कॉल्ड रेगुर सॉइल। काली मिट्टी मुख्यतः अगर कहें तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, यानी ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। इसके अलावा यहाँ पर शुगर कैन भी तैयार किया जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए मोस्टली किसके लिए सुटेबल है, तो कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे अधिक सुटेबल है। इसीलिए हेंस इट इज द आल्सो नो एज ब्लैक कॉटन सॉइल, यानी इसीलिए काली कपास मृदा के नाम से इस मिट्टी को जाना जाता है, या इसीलिए इसे हम काली कपास मृदा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ तक के दोनों पार्ट्स आप देख लीजिए। इसके पहले जलोढ़ मिट्टी पढ़े थे, जिसमें हमने बताया उत्तर का पूरा मैदान। ठीक है ना? तो यहाँ से अगर देखें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। ठीक है ना? और ये पूर्वी कोस्टल है, जो हमने कहा था पूर्वी कोस्टल महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी रिवर्स के द्वारा जो डेल्टा बनाया गया, और ये यहाँ गुजरात तक यह एक क्षेत्र से जुड़ता है। ये आपका था एलुवियल सॉइल। दूसरा है ये दक्कन ट्रैप है, यहाँ से हम अगर डिवाइड कर दें तो ये पठार है और प्लेटो है। आपको पिछले चैप्टर में पिछले साल पढ़ाया गया था, ये मालवा का पठार था। ठीक है ना? ये जो है दक्षिण का मुख्य पठार है, यानी ये मालवा था, और ये मुख्यतः जो है साउथर्न प्लेटो था, पठार था। तो ये महाराष्ट्र है, थोड़ा सा भाग ये मालवा में गया, ये इतना भाग सौराष्ट्र में गया, सौराष्ट्र में भी है। ठीक है ना? इधर मालवा में भी गया, छत्तीसगढ़ का पठार, यानी ये पार्ट छत्तीसगढ़ तक निकल गया।
ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये थोड़ा सा सौराष्ट्र और ये मालवा मध्य प्रदेश तक ये मैदान फैला हुआ है। अब थर्ड है वन या पर्वतीय मिट्टी, यानी वन या पर्वतीय मिट्टी। तो वन या इसे अगर कहें तो एक प्रकार से इसे हम फॉरेस्ट या हिल्स सॉइल्स भी कह सकते हैं। तो ये मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी दीज सॉइल आर फाउंड इन द हिल, मतलब एक प्रकार से हिल एंड माउंटेनियस, यानी कि एक प्रकार से जो हिली एंड माउंटेन्स हैं उन क्षेत्रों पर यह मिट्टी पाई जाती है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव होता है, यानी जो माउंटेन इन्वायरमेंट होता है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ चेंजिंग होती है। इसलिए इस आधार पर इस मिट्टी को 3 भाग में बांटते हैं। यानी यहाँ जो ये मिट्टी है, जो फॉरेस्ट सॉइल है, इसमें 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला है पथरीली मिट्टी यानी रॉक सॉइल्स। इसकी बात करें तो इस मिट्टी में पत्थर और कंकड़ की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये कांगड़ा, असम और दार्जिलिंग क्षेत्र में पाई जाती है और टी और पोटैटो प्रोडक्शन के लिए उपयोगी होती है। दूसरा है चूना युक्त मिट्टी यानी सिलेक्टेड सॉइल्स। तो इस मिट्टी की बात करें तो जहाँ पर लाइम की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर यह मिट्टी पाई जाती है। इसकी एक कमी है कि जब रेन अधिक होती है, वर्षा होती है, तो ये लाइम जो है घुलकर बह जाता है, तो यहाँ की मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, यानी कि अनफर्टिलाइज हो जाती है। यह मिट्टी मसूरी या नैनीताल क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं होता। यहाँ चीड़ और साल के वृक्ष यानी पाइन एंड ईयर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। थर्ड नंबर है आग्नेय मिट्टी, यानी कि एक प्रकार से कहें कि आग्नेय या इग्नियस सॉइल कहें, आग्नेय मिट्टी या इग्नियस सॉइल है। तो आग्नेय शैल के विघटन से, यानी कि जो हमारा हिमालय है उसमें जहाँ पर इग्नियस सॉइल पाई जाती है, यानी कि इग्नियस रॉक्स पाई जाती है, उस रॉक्स के विघटन से जो मिट्टी तैयार होती है उसे आग्नेय मिट्टी कहते हैं। यानी दिस सॉइल इज फॉर्मेड बाय डिसोल्यूशन इग्नियस रॉक्स, यानी जो आग्नेय शैलों के विघटन से मिट्टी बनती है उसे हम आग्नेय सॉइल कहते हैं। इस मिट्टी की विशेषता है कि ये मॉइस्चराइजिंग होल्डिंग पावर इसमें अधिक होती है, यानी नमी धारण करने की शक्ति अधिक होती है और कृषि के लिए उपयोगी होती है, यानी कि एग्रीकल्चर्स के लिए सर्वाधिक सुटेबल होती है। तो आज इस वीडियो में यही 3 प्रकार की मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला 3 प्रकार की मिट्टियां अगले उसमें, यानी अगले 3 टाइप्स नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ाया जाएगा।